नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत इस वीडियो में मैं करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग कहीं से भी पूरे विश्व भर में, पूरे इस दुनिया में किसी भी स्थान से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आप सभी लोगों का इस वीडियो में आने के लिए स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय करेंटली दिल्ली जगह पर, इंडिया देश की राजधानी दिल्ली एरिया में लगभग 2055 वैकेंसियां नोटिफिकेशन के साथ आउट करी गई है। लगभग 2055 लोगों को रिक्रूट करके जॉब मिलेगी। सारी की सारी जॉबें गवर्नमेंट होंगी। इसके अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग जैसे पोस्टों पर रिक्रूटमेंट आई है। मतलब पढ़ाने वाली पोस्टें भी हैं, स्कूल्स कॉलेज इसके अंदर जाकर, स्कूल्स में स्पेशली जाकर पढ़ाने की पोस्टें हैं। और इसके अलावा कुछ पोस्टें इसमें ऐसी भी है जो नॉन टीचिंग है। नॉन टीचिंग मतलब कैंडिडेट रिक्रूट होकर किसी चीज़ पर पढ़ाने नहीं जाएगा, वो किसी और पोस्ट पर रिक्रूट होकर काम करेगा। वो पोस्टें कौन सी हैं, नोटिफिकेशन कब आया, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, फॉर्म भरने की डेट क्या है, फॉर्म की फीस क्या है, और सिलेक्शन प्रोसेस का जो इसके अंदर एग्ज़ाम होगा उसके लिए सिलेबस क्या होगा, वो सारा कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं, इंडिया देश के राजधानी, इंडिया देश के कैपिटल दिल्ली एरिया में करेंटली 2024 के मार्च महीने में 4 अलग अलग नोटिस आउट करके बोला गया है कि हमें 2055 लोग रिक्रूट करने हैं। हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के जो पूरे दिल्ली में जितने भी विभाग हैं उसके अंदर हमें अलग अलग विभागों में लोगों को रिक्रूट करके जॉब देनी है, जिसकी संख्या 2055 2055 रहेगी। जिसको भी लेनी हो अप्लाई कर देना। पूरा इंडिया एलिजिबल रहेगा इस वैकेंसी पर। आप किसी भी स्टेट के हो, किसी भी यूनियन टेरिटोरी के हो, या किसी भी एरिया के हो, पूरे इंडिया कंट्री के, तो आपके लिए यह वैकेंसी रहेगी। आप बस इंडिया के सिटीजन हो, एज क्वालिफिकेशन रखते हो, और एलिजिबिलिटी अगर आपकी इसके लिए लग रही है सही, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। इंडिया में कहीं से भी आओ, आप दिल्ली में जाकर इसका एग्ज़ाम निकाल कर इस वैकेंसी को ले सकते हैं। 2055 वैकेंसी ये तो मार्च महीने में आई है, 4 नोटिस अलग से। इससे पहले उन्होंने फरवरी और जनवरी के करीब महीनों में दो दो अलग रिक्रूटमेंट के नोटिस दिए थे, जिसको मैं लेकर बता दूं तो 2024 के अंदर दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने लगभग 8 नोटिस दिए हैं। 8 नोटिस के अंदर वो टोटल, अगर टोटल वैकेंसी कंबाइंड करूँ तो 15,000 वैकेंसी उनके द्वारा आ चुकी हैं, जिसको लेकर गवर्नमेंट्स विभागों में, गवर्नमेंट यानी सरकारी विभागों में, पूरे दिल्ली एरिया में जितने भी सरकारी विभाग है, स्टेट जो आपके यूनियन टेरिटोरी गवर्नमेंट के हैं, उसके अंदर लोगों की रिक्रूटमेंट हो रही है। इसके अंदर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, टीचिंग, नॉन टीचिंग जैसे पोस्ट पर रिक्रूटमेंट हो रही है। जिसको लेनी हो अप्लाई कर देना। आपको बता दूं दोस्तों, इसके अंदर टोटल 2024 के अंदर दिल्ली एरिया में लगभग 8 रिक्रूटमेंट के नोटिस दिए गए। टोटल वैकेंसियों की संख्या 15,000 है, 15,000, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, 15,000 वैकेंसी टोटल है। लेकिन इसके अंदर आपने गलती ये करी है कि भाई, इसके अंदर जो शुरू के 4 नोटिफिकेशन थे जो आपके जनवरी और फरवरी में आए थे, उसके अंदर 12,000 प्लस वैकेंसी थी। अब उसका फॉर्म निकल चुका है। अभी जो नए रिक्रूटमेंट आए हैं उसकी अगर मैं बात करूँ तो उनकी वैकेंसी लगभग 2055 है। तो 12,800 के करीब वैकेंसी पहले आई थी, और 2055 के करीब वैकेंसी अब आई है। आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपको एक नंबर मिलेगा 14,800 के आसपास, यानी करीबन 15,000 लोगों की वैकेंसी रिक्रूटमेंट के लिए निकली हुई है। आप सोचिए, पूरे इंडिया का कैंडिडेट एलिजिबल है ये 15,000 वैकेंसियों को लेने के लिए। हालांकि इसके अंदर जो 12,500 के करीब वैकेंसी थी उसके फॉर्म पहले ही क्लोज हो गए थे, जिसको लेकर मैंने फॉर्म भर के वीडियो दिए थे, नोटिफिकेशन भी आपको समझाया था, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। अगर आप लोग इंडिया देश के हो, इंडिया देश में किसी भी जगह से हो, तो ये वाली वैकेंसी छोड़ना मत, अगर आप एलिजिबल हो। आपको बता दूं, मैंने आपके साथ पांचवा और छठा नोटिस डिस्कस कर दिया था, DSSB नोटिफिकेशन का, रिक्रूटमेंट के लिए, जिसके अंदर टीजीटी और पीआरटी जैसे पोस्ट थे टीचर्स के लिए, और भी अलग अलग पोस्ट थे। ठीक है। MTS जैसे पोस्ट भी उन्होंने दिए थे। MTS मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे पोस्ट दिए थे। अब उन्होंने 2 दिन पहले 2 नोटिस और दिए हैं 2 वैकेंसियों को लेकर, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमें एक नोटिस में उन्होंने दिया है कि हमें 100 लोग रिक्रूट करने हैं, 102 लोग, और एक नोटिस में उन्होंने दिया है कि हमें 40 लोगों को रिक्रूट करना है। तो टोटल ये वैकेंसी 142 अलग और आई हैं। तो इसको भी आप समझ लें। इस वीडियो में पूरा दोनों नोटिस को डिस्कस करके दे रहा हूँ, ये अलग वैकेंसियों का। अगला वीडियो आपका फॉर्म भरने का होगा, ये अलग अलग जितनी वैकेंसी आई
पहुंचेंगे। चारों नोटिफिकेशंस की एक एक वीडियो आएगी फॉर्म भरने के लिए कि कैसे अप्लाई होगा, जिससे कि आप आसानी से अप्लाई कर लें। मैं हर नोटिस के जो आपके फॉर्म भरने का प्रोसेस है उसको लेकर फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस का वीडियो अलग दे दूंगा, चारों नोटिस पर मिल जाएगा। ठीक है, आपको बता दूं दोस्तों 17, 18 और 19 अप्रैल इसमें आखिरी समय रहेगा अलग अलग फॉर्म के लिए, अलग अलग नोटिस के लिए। तो 17 अप्रैल तक फॉर्म भर लेना। जो लोगों का 17 अप्रैल तक भरा जा रहा है तब तक भर लो। मैं तो कहूँगा कि 17 अप्रैल तक वेट ना करें, 10-15 अप्रैल तक अपने इसके अंदर फॉर्म डाल दें। ठीक है जी, पूरे इंडिया से आप डाल सकते हो, ऑनलाइन डालना होगा। DSSB ने खुद का एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए और फॉर्म भरने के लिए, उसका लिंक वीडियो के नीचे है, जाकर अप्लाई करो अगर जॉब चाहिए गवर्नमेंट, खासकर दिल्ली एरिया में। ठीक है जी, हाँ ये डायरेक्ट आप लोग गवर्नमेंट के विभागों में रिक्रूट होकर पहुंचेंगे इन पोस्टों पर। अगर लेनी हो तो अप्लाई करें। इसके अंदर 10th 12th ग्रेजुएट, मास्टर, PhD जैसे लोगों के लिए वैकेंसी आई है। वो लोग जो कॉलेज स्कूलों में जाकर, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर, कॉलेजेस में जाकर कोर्सेज करके आए हैं, डिग्री लेकर आए हैं, सर्टिफिकेट PhD वगैरह करके आए हैं, वो लोग सारे इस पर एलिजिबल रहेंगे, जो भी आपकी अलग अलग पोस्टें आई हुई है। एक चीज़ और बता दूँ, इससे पहले मैं 6 नोटिस अलग डिस्कस करके आगे बढ़ चुका हूँ। आपने उसको डिस्कस किया था जब, तो आपने उसको देखा नहीं, उसको चेक कर ले। आपको बता दूं 2 नोटिस इसके हमने पहले डिस्कस कर लिए, जिसके फॉर्म परसों से चालू हुए हैं और ये फॉर्म 17 अप्रैल को बंद होने हैं। ये चारों फॉर्म 17, कोई 17 को बंद हो जाएगा, कोई 19 अप्रैल को बंद होगा। तो इसीलिए कहूँगा जल्दी जाकर अप्लाई करें। मैं इस वीडियो में आपको नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ जो आखिर में जो 2 नोटिस अलग से आए हैं वैकेंसी को लेकर। ठीक है जी, तो मैंने कहा कोई फिर बाद में बोले आपने ये वैकेंसी नहीं डिस्कस करी, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, करंटली अभी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर पुलिस रिक्रूटमेंट चल रही है। वहाँ पर लगभग 10,000 से भी ज़्यादा वहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली हुई है। स्पेशली वहाँ पर जो है पुलिस विभाग में कांस्टेबल रिक्रूटमेंट निकली हुई है। 10,000 से ज़्यादा वो संख्या है, लगभग 14,000 के करीब वहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस में कांस्टेबल, और इसके अलावा अलग अलग कांस्टेबल के ही पोस्ट अलग अलग कामों के लिए रिक्रूट हो रहे हैं स्टेट महाराष्ट्र में पुलिस में। लगभग उसमें 14,000 वैकेंसी हैं। इसी के अलावा गुजरात पुलिस नोटिफिकेशन आ चुका है। गुजरात स्टेट में कांस्टेबल, आर्म्ड कांस्टेबल और अनआर्म्ड कांस्टेबल और SI जैसे पोस्ट पर स्टेट गुजरात ने वैकेंसियां निकाली हुई हैं 2024 के मार्च महीने में, जिसको लेकर 12,700 के करीब वैकेंसी गुजरात स्टेट के अंदर पुलिस विभाग में निकाली हुई है। मैं उसका नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा अगली अलग वीडियो में, आप समझ लेना, और फॉर्म भर के भी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, या फिर अगर नहीं भी आए वीडियो तो खुद से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेट पर आप लोगों को सिंपल है कि गुजरात पुलिस एप्लीकेशन प्रोसेस यूज़र मैनुअल ढूंढेंगे तो उस नाम से एक फाइल मिल जाता है। आप पूरे दुनिया भर के किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए कोई सा भी यूज़र मैनुअल उठाकर इंटरनेट से उसको देखकर उस तरीके से पूरे फाइल को देखकर समझकर फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ स्टेट वेस्ट बंगाल में पंचायत रिक्रूटमेंट चल रही है। बेसिकली वो स्टेट वेस्ट बंगाल के अंदर पंचायत रिक्रूटमेंट चल रही है। पंचायत के अंदर काफ़ी सारे पोस्ट निकाले उन्होंने, लगभग 6,500 के करीब वैकेंसी निकली है। उसके फॉर्म भी चालू है, करेंटली ओपन है। इसी के साथ वेस्ट बंगाल के अंदर भी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट चल रही है, जहां पर 11,000 के करीब कांस्टेबल रिक्रूटमेंट निकली है, यानी कि 11,000 वैकेंसी। पुलिस की बात करूँ तो सिर्फ पुलिस के अंदर गुजरात स्टेट में 13,000 वैकेंसी, महाराष्ट्र में भी वही 14,000 वैकेंसी, तो ये 27,000 हो गए। और इसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल स्टेट में भी 11,000 के करीब कांस्टेबल वैकेंसी है। तो आप इस और बाकी सारे पोस्टों को भी मिलाएंगे, अगर वेस्ट बंगाल की पुलिस की जितनी वैकेंसी आई है SI और कांस्टेबल सारी मिला लूँ तो 15,000 वैकेंसी अकेले वेस्ट बंगाल ने दे रखी है, जिसके अंदर वो SI कांस्टेबल पोस्टों पर लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। सब पूरा इंडिया एलिजिबल रख दिया इन लोगों ने। वेस्ट बंगाल वालों ने भी पूरा इंडिया एलिजिबल रखा है, महाराष्ट्र पुलिस ने भी पूरा इंडिया एलिजिबल रखा है, गुजरात पुलिस ने भी पूरा इंडिया एलिजिबल रखा है, और वेस्ट बंगाल पंचायत ने भी पूरा इंडिया एलिजिबल रखा है। तो आप समझिए, इसी के साथ साथ तमिलनाडु में प्रोफेसर्स वैकेंसी निकली हुई है 4,000 से ज़्यादा, और 2,500 वैकेंसी उन्होंने सर्जियन की निकाली हुई है, सेम वही तमिलनाडु स्टेट के अंदर। तो आप इस तरीके से समझें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पुलिस विभाग की, सिर्फ पुलिस विभागों की वैकेंसियों की बात करें अगर मेरे से, तो आपको बता दूं अभी तो हरियाणा स्टेट के अंदर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट निकला हुआ था, उसके फॉर्म चल रहे थे, जिन्होंने भरा है ठीक है। उसके लिए एक CET एग्जाम होता है स्टेट हरियाणा में, उसको जिन लोगों ने दिया है बेसिकली वही लोग उस फॉर्म को डाल सकते हैं। ये इसमें क्राइटेरिया है, मतलब स्टेट खुद का एक CET कराता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, हरियाणा स्टेट में। जो कैंडिडेट CET निकाल लेता है हरियाणा का, बेसिकली वो कैंडिडेट एलिजिबल हो जाता है वैकेंसी के लिए। अब CET भी इनके तरह
तरह तरह से होते हैं, 12th और ग्रेजुएट्स के अलग अलग होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये स्टेट के अंदर करते क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट द्वारा एक सीईटी नाम का एग्जाम बना दिया गया है कि लोगों को ये कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जाम देना है। अगर आपने सीईटी एग्जाम निकाल लिया, सीईटी दो तरीके से लेते हैं ये लोग, राजस्थान में 12th और ग्रेजुएशन लेवल लोगों का लेते हैं। बेसिकली कहते हैं कि अगर आप किसी भी फील्ड के ग्रेजुएट हो या किसी भी फील्ड से 12th पास हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स से, तो आप एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम निकालो। वो एक उसमें जनरल सा सिलेबस होता है पूरे स्टेट की और ऑल इंडिया लेवल पर, उसके अंदर सिलेबस रहता है, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स वगैरह और जनरल नॉलेज और रीजनिंग जैसे क्वेश्चन डालकर आपको कह दिया जाता है कि आप अगर सीईटी निकाल दोगे तो बेसिकली आप लोग पूरे राज्य भर की, अगर आप 12th पास सीईटी निकालते हो तो 12th पास की वैकेंसियाँ जो भी सीईटी बेस पर आती हैं वो आपको मिलेंगी। इसी तरीके से आप अगर ग्रेजुएट सीईटी निकालते हो तो ग्रेजुएट्स वैकेंसी सीईटी पास वाले के लिए मिल जाएंगी। और ये सिर्फ राजस्थान नहीं, हरियाणा में भी होता है और अन्य दूसरे स्टेटों में भी इंडिया देश में ये होता है कि सीईटी नाम का एक एग्जाम होता है, कैंडिडेट उसको निकालेगा, उस एग्जाम को पास करने के बाद कोई भी रिक्रूटमेंट आएगी जो सीईटी को रिक्वायर मान रही है कि भाई सीईटी जरूर चाहिए, तो उसके अंदर आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। सीईटी वालों का फायदा ये होता है बेसिकली कि अगर आप किसी भी स्टेट का सीईटी एग्जाम दे देते हो तो उसके बाद आप लोग उस स्टेट की सीईटी वाली वैकेंसियां तो ले ही पाओगे। खासकर कि सीईटी जो लोग कह रहे हैं कि भाई आप अगर स्टेट की वैकेंसी लेना चाहते हो तो आपको सीईटी पास आउट चाहिए, तो वो वाली वैकेंसी सीईटी कैंडिडेट पास आउट वाला तो ले ही लेगा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने सीईटी दे दिया और उसके लिए अगर कोई राज्य स्टेट भर में ऐसी वैकेंसी आई जो नॉन सीईटी वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो उसमें भी आप लोगों को ले लिया जाता है। तो करीबन बात यह है कि अगर आप सीईटी देते हो राजस्थान का या किसी भी स्टेट का इंडिया देश में, तो उसके लिए आप सीईटी के साथ साथ नॉन सीईटी दोनों ही वैकेंसियों पर आप एलिजिबल हो वैकेंसियां लेने के लिए पूरे स्टेट भर में। लेकिन याद रखें, जो स्टेट अपने सीईटी करवा रहे हैं वो सिर्फ राज्य भर की वैकेंसी देंगे। अगर आप सेकेंडरी दूसरे स्टेट में जाओगे तो आपका वो सीईटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सिर्फ स्टेट भर के लिए। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये सब इसलिए बता रहा हूँ। तो मैं आपको टोटल बता दूँ, अभी करेंटली पुलिस के अंदर ही अगर आप देखते हो तो आपको बता दूँ, वेस्ट बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र, इन तीनों पुलिस को कंबाइन कर दूँ तो लगभग 42,000 हो जाती है ये वैकेंसी सिर्फ कांस्टेबल की। और हरियाणा की भी मिला दूं और इसके अलावा मैं जो है यूपी स्टेट की भी मिला लूँ। यूपी स्टेट के भी फॉर्म अभी खुलेंगे आपके कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के, तो यूपी स्टेट का अगर यूपी स्टेट में कांस्टेबल की वैकेंसी लेनी हो तो उसके लिए फॉर्म डाल देना। तो आप इस तरीके से देखोगे तो अकेले उत्तर प्रदेश स्टेट में 60,000 वैकेंसी आप लोगों की कांस्टेबल की दे रखी है। इसका फॉर्म दोबारा खुलेगा अभी। और इसके अलावा आप देखोगे वेस्ट बंगाल के अंदर 15,000 वैकेंसी पुलिस की। मैं एक बार कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ। इसी तरीके से गुजरात और महाराष्ट्र के मिला लोगे तो 27,000 वैकेंसी उनकी हो जाती है। तो इस तरीके से हरियाणा में भी 6,000 वैकेंसी आई हुई है कांस्टेबल पुलिस में। तो आप इस सबको मिलाएं एक बार ज़रा ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि 60,000 और फिर ये 70 और ये 75 हो गई है, और 75 और इसके अलावा यहाँ पर दिखा दूँ तो 100 और ये, यानी कि करीबन आप देख सकते हैं कि भाई 1,20,000 वैकेंसी सिर्फ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की निकली हुई है इंडिया देश में अलग अलग स्टेटों में। इसमें आप देखोगे कि सिर्फ 4-5 स्टेट ही हैं जिसके अंदर 1,20,000 वैकेंसी सिर्फ पुलिस विभाग में कांस्टेबल की जरूरत है, 1,20,000 से ज़्यादा लोगों की। ये एक एक्चुअल नंबर है, आप देख सकते हो। यूपी स्टेट में ये वैकेंसी भी आ गई है, ये आपकी वेस्ट बंगाल में आ गई है, इसी के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र की भी आ चुकी है, हरियाणा की भी आ चुकी है। ये बिल्कुल करेक्ट डेटा है। आप इस सबको कंबाइन करेंगे तो आपको 1,20,000 प्लस वैकेंसी मिलेंगी सिर्फ कांस्टेबल की वैकेंसी है। और इसमें आप देखोगे तो इसमें सिर्फ 5 स्टेट ही आ रहे हैं सिर्फ जिन्होंने दिया है। आप जानते हो कि भाई इंडिया देश में 28 या 28 प्लस अभी 29 स्टेट हैं करेंटली इंडिया देश में। तो आप देख सकते हो, तो भाई इस तरीके से आपको समझ आएगा कि टोटल वैकेंसी आप देखो सिर्फ 5 स्टेट ने ही लाख भर वैकेंसी निकाली हुई है कांस्टेबल की टोटल मिलाकर। और पूरा इंडिया एलिजिबल है, गुजरात पर भी, वेस्ट बंगाल पर भी, महाराष्ट्र पर भी, यूपी पर भी और हरियाणा पर भी। लेकिन हरियाणा वाले सीईटी मांग रहे हैं, यूपी वाले कोई सीईटी वगैरह नहीं मांग रहे। वहीं अगर दूसरी तरफ देखो तो वेस्ट बंगाल वाले भी ऐसा कुछ नहीं मांग रहे, गुजरात महाराष्ट्र वाले भी ऐसा सीईटी वगैरह जैसा कुछ नहीं मांग रहे। सिंपल 10-12 ग्रेजुएट्स की क्वालिफिकेशन मांगकर उनको वैकेंसी दे रहे हैं, ठीक है। और पूरे इंडिया को एलिजिबल रखा है। तो मैं कहूँगा अगर पुलिस में जाना है तो कांस्टेबल वैकेंसी ले सकते हैं। लगभग 1,50,000 से ज़्यादा वैकेंसी उन्होंने टोटल दी है। 1,50,000 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर अभी काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जो अपनी अपनी वैकेंसी धीरे धीरे दे ही देंगे। केरला, कर्नाटका और असम, और वहाँ पर भी पुलिस में ज़रूरत होगी कांस्टेबल की, तो उनका वैकेंसी भी जल्दी आ जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि टोटल आपकी वैकेंसी 1,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस सिर्फ पुलिस कांस्टेबल की है।
पुलिस विभाग की है। इसके अलावा पंचायत, वेस्ट बंगाल पंचायत जोड़ लें, तमिलनाडु टीचर जोड़ लें, सारा कुछ जोड़ेंगे तो अभी करेंटली आप देखोगे कि लगभग 5 लाख 5 लाख प्लस वैकेंसी चल रही टोटल सारे विभागों की वैकेंसी आप मान लोगे हर तरीके से, तो 5 लाख वैकेंसी प्लस अभी चल रही है। हाँ आप देख लो ना भाई, पुलिस में अकेले 1,50,000 लोगों की वैकेंसी तो आ ही रखी है। इसके अलावा टीचर्स की भी लगभग लाख भर वैकेंसी निकली हुई है, और इस तरीके से आप 2,50,000 तक पहुंच गए। बाकी आप मान सकते हो कि बाकी जितने सारे विभाग पूरे इंडिया देश में चल रहे हैं अलग अलग चीज़ को लेकर, जिन्होंने अभी करेंटली मार्च महीने में वैकेंसियाँ दे रखी है, तो उनको कंबाइंड करोगे तो करीबन करीबन 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस वैकेंसी आपके लिए आ रखी है। तो ये वैकेंसी लेने जा सकते हैं आप लोग। आप इन सभी पर एलिजिबल रखे गए हैं, पूरे इंडिया के कैंडिडेट को एलिजिबल रखा गया। तो स्पेशली इंडिया वालों के लिए बता रहा हूँ कि आपके लिए वैकेंसी है, लेनी हो तो लो, जल्दी जाओ फॉर्म भरो। सबकी वेबसाइट के लिंक मैं आपको बता दूं, जब भी नोटिफिकेशन डिस्कस हुए थे तो मैंने सारी चीज़ें वो वीडियो के नीचे दी थी। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इस वीडियो के नीचे वेबसाइट का लिंक, DSSB का, और 2 नए नोटिफिकेशंस का लिंक और अप्लाई लिंक वीडियो के नीचे है, वहाँ से आप चले जाएं। अलग वीडियो आपको मिलेगी, 4 वीडियो अलग से फॉर्म भरने की, दिल्ली रिक्रूटमेंट्स जो अलग 4 नोटिस आए हैं, गुजरात पुलिस फॉर्म के लिए अलग वीडियो होगी। आपको बता दूं वेस्ट बंगाल पंचायत वैकेंसियां जो आई हुई है, बड़े बड़े अलग अलग लेवल के पोस्ट उन्होंने निकाले हैं। टोटल वैकेंसी वो लोग 6,500 के करीब लोगों को जॉब दे रहे हैं, उसमें भी पूरा इंडिया उन्होंने एलिजिबल रखा है। बाहर वाले को जनरल से दे देंगे वैकेंसी, अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है तो उस पर भी फॉर्म डाल सकते हैं। एक चीज़ और कहूँगा कि पंचायत वेस्ट बंगाल वाले पे फॉर्म डाल रहे हो तो जल्दी डाल लेना, क्योंकि उन्होंने लास्ट डेट फॉर्म की दी नहीं है। कहीं पता लगे कि वो लोग लास्ट डेट जब दे तो बोले कि भाई हम 3 दिन में फॉर्म बंद करेंगे, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए कहूँगा कि उसका फॉर्म जल्दी ही डाल लेना, ठीक है जी। सारे फॉर्म ऑनलाइन में चल रहे हैं, सारे नोटिफिकेशन ऑनलाइन इंटरनेट पर अवेलेबल है, जाकर उठाएं, देखें और समझें और अप्लाई करें, ठीक है। DSSB के 2 नोटिस ये दोनों है, मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो 7वां नोटिस है और इसके अलावा 8वां नोटिस है। इससे पहले उन्होंने 6 नोटिस दिए, मैंने 6 के 6 डिस्कस कर दिए, फॉर्म वगैरह मैंने भरवा दिया। प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन अभी आप देखोगे कि किसी ने मुझे बताया नहीं तो मैं उसकी प्रिपरेशन आपको दे देता। सबसे पहले आप देखिए कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कहा है ऑनलाइन फॉर्म भरो, पूरे इंडिया को एलिजिबल रखा है इसमें। 20 मार्च से 18 अप्रैल तक फॉर्म भरो। ये नोटिफिकेशन DSSB द्वारा है, ऑनलाइन इन्वाइट कर रहे हैं ये ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब कि जो दिल्ली एरिया में जिला स्तर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोर्ट है उनसे कह रहे हैं, उस पर आपका फॉर्म भरवा रहे हैं। जो भी लोग एलिजिबल है उनसे फॉर्म भरवा रहे हैं, खासकर इंडियन नेशनल्स यानी कि जो भारत के, इंडिया देश के नागरिक हैं, उनको फॉर्म भर कर ये वैकेंसी लेनी है सिर्फ, ठीक है जी। अन्य कंट्री वाले इस पर एलिजिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, आप लोग इन वैकेंसी पर एलिजिबल हो। ये पोस्ट आपकी आई है डिस्ट्रिक्ट और सेशनल कोर्ट्स जो आपके होते हैं जो है दिल्ली जगह है आपकी, इंडिया देश में दिल्ली एरिया है, उस एरिया में बेसिकली उस एरिया में आपको बता दूं अलग अलग जिले लेवल पर कोर्ट हैं, सेशनल कोर्ट्स हैं, वहाँ पर ये वैकेंसी दी है। सबसे पहले आप देखोगे ये आपकी कोर्ट के अंदर वैकेंसी जो आई है, ये आपका इसके अंदर बुक बाइंडर आया है, ये देख सकते हैं आप लोग, बुक बाइंडर पोस्ट का नाम है इसके। ये ग्रुप सी के सारे पोस्ट हैं। आप देखोगे डेटा एंड DEO पोस्ट है, स्वीपर और सफाई कर्मचारी, चौकीदार, ड्राइवर जैसे पोस्ट इन्होंने निकाले हुए हैं। आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी समझ लेना, यहाँ पर लिखी हुई है। आपका फॉर्म का समय समझ आ गया होगा, ऑनलाइन में भरना होगा फॉर्म। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अब मैं एक एक पोस्ट के हिसाब से क्लियर बताता हूँ। बुक बाइंडर के लिए आपको बता दूँ, आपकी पोस्ट जाएगी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल कोर्ट के अंदर। एक वैकेंसी है, बस एक ही कैंडिडेट चाहिए। कैंडिडेट सिर्फ 10th पास होना चाहिए और उसको जो है नॉलेज होनी चाहिए बुक बाइंडिंग की, ठीक है जी। एक्सपीरियंस होना चाहिए तो वो रिक्रूट हो जाएगा। सिर्फ कैंडिडेट 10th पास है, मतलब स्कूल गया और 10वीं क्लास को पास करके आ गया, चाहे वो CBSE हो या फिर ICSE हो या फिर स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, वेस्ट बंगाल बोर्ड में से वो पास आउट है तब भी वो ले सकता है, ठीक है जी। किसी भी बोर्ड से 10th पास होना चाहिए। पूरे दूसरे देशों में भी जाकर 10th करके आया तब भी वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन वो इंडिया का सिटीजन हो, ठीक है जी। एक्सपीरियंस इस पोस्ट पर चाहिए नहीं। सैलरी उसको 25 से लेके 80,000 के बीच की होगी, यानी 30,000 रुपये पर मंथ उसको मिलेंगे। एज लिमिट 18 से 27 के बीच वाले को ही लेंगे इस पोस्ट पर। सेम डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट ग्रेड A का पोस्ट है ये। आपको बता दूं इसमें इनको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर इनको रिक्रूट कर रहा है इस पोस्ट पर कैंडिडेट को। 2 वैकेंसी दी है, दोनों जनरल वर्ग के कैंडिडेट को मिलेगी। अगर कोई SC ST है और वो इस वैकेंसी को लेना चाहे तो जनरल से डालकर फॉर्म इस वैकेंसी को ले सकता है, क्योंकि वो भाई देखिए रिजर्वेशन वाले जनरल से भी फॉर्म डालकर वैकेंसियां ले सकते हैं।
ये छुपाते हुए या ये ना बताते हुए कि वो SC ST हैं, ठीक है जी। हालांकि आपको वैकेंसी मिल जाएगी, क्योंकि जनरल के लिए कोई आपको कोई कैटेगरी वगैरह सर्टिफिकेट का प्रूफ नहीं लगाना, सिंपल है, आपको एग्जाम निकालना है, वैकेंसियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। आपको बता दूं, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कैंडिडेट 12th पास हो किसी भी बोर्ड से, इसके अलावा उसका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए IT के अंदर या फिर कंप्यूटर फील्ड के अंदर, कोई भी एक चीज़ में हो सकता है। नॉलेज उसकी होनी चाहिए डेटा एंट्री या कंप्यूटर ऑपरेशन के अंदर तो ही, और कम से कम उससे बोला जा रहा है कि कैंडिडेट का जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा एंट्री ऑपरेटर में, मतलब उसने इसी पोस्ट पर 1 साल कहीं ना कहीं काम किया हो और वो 12th पास हो और उसके पास IT कोर्स सर्टिफिकेट होगा तो वो फॉर्म भर देगा। और इसके अलावा इन लोगों ने कुछ भी नहीं मांगा है इस पोस्ट पर। आगे बढ़ता हूँ, इसकी सैलरी आप देख लो, एज देख लो। स्वीपर के लिए कैंडिडेट का इन्होंने क्या बोला है, स्वीपर की पोस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। स्वीपर अगर आपको सफाई कर्मचारी या स्वीपर जैसी पोस्ट लेनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 12 है, यानी 12 स्वीपर इनको चाहिए। उसके अंदर आप देखोगे सिर्फ 10th पास चाहिए, कैंडिडेट सिर्फ 10th पास होना चाहिए। उसकी यहाँ पर सैलरी इन्होंने दे दी, एज दे दी। चौकीदार पोस्ट निकाला है, चौकीदार पोस्ट पे 13 वैकेंसी है, कैंडिडेट सिर्फ 10th पास चाहिए, कोई एक्सपीरियंस जैसी पोस्ट नहीं चाहिए उसका। सैलरी आप यहाँ से रीड करें, एज यहाँ से रीड करें। अब ड्राइवर पोस्ट जो है, ड्राइवर पोस्ट आपकी सेम वही सेशन कोर्ट में जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी। ड्राइवर या स्टाफ का ड्राइवर होगा वो पोस्ट, और 12 लोग इसमें रिक्रूट होंगे। कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास जो है एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो। लाइसेंस का क्या ही है, इंटरनेट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, एक वीडियो देखोगे फॉर्म अप्लाई हुआ, लाइसेंस का लाइसेंस बन के आ गया आपके पास। लाइसेंस है किसी गाड़ी को चलाने का, खासकर लॉ मोटर व्हीकल्स की गाड़ियों को चलाने का लाइसेंस हो, 10th क्लास पास आउट हो, और 2 साल का जो है आप लोगों का अनब्लेमिश्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए इस लाइन के अंदर, ठीक है जी। तो आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। सैलरी आप रीड करें, यहाँ से एज रीड करें। तो हमने एक एक पोस्ट वाइज ये चीज़ समझ ली। अभी कोई कैंडिडेट ऐसा है जो डिसेबिलिटी में है तो उसकी वैकेंसी है या नहीं, तो आप देखोगे डिसेबिलिटी में इन्होंने यहाँ लिख रखा है कि किस किस डिसेबिलिटी वाले के लिए वैकेंसी है या नहीं। जैसे किसी कोई कैंडिडेट चौकीदार पोस्ट लेना चाहे तो डिसेबिलिटी वाला चौकीदार वैकेंसी ले सकता है, क्योंकि उसकी एक वैकेंसी दी है। तो इस तरीके से अपनी अपनी वैकेंसी देख लेना। डिसेबिलिटी इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है कि किस कैटेगरी की कौन सी, किस कैटेगरी को कौन सी डिसेबिलिटी वाली बात कही जा रही है। उसके अलावा अगर आपको जानना है कि डिसेबिलिटी बी और डिसेबिलिटी OA मतलब होता है 1 आर्म अफेक्टेड, 1 लेग अफेक्टेड, बोथ आर्म अफेक्टेड, बोथ लेग अफेक्टेड, और ये सारी डिसेबिलिटीज आपकी स्क्रीन पर है। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं, कैंडिडेट इंडिया का सिटीजन हो, अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स फॉर सिटीजनशिप, मतलब जो पार्लियामेंट है आप लोगों का इंडिया देश में, उनके द्वारा जो आप लोगों का लॉ बनाया गया है इसको लेकर कि भाई कौन सिटीजन होगा इंडिया का, कौन नहीं होगा, उसके अंदर आप लोग मेंशन हो कि आप सिटीजन हो, तो बेसिकली आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एज और क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपीरियंस जो भी कुछ मांगा जा रहा है जिस भी पोस्ट पर, वो आपका 18 अप्रैल 2024 के पहले पहले का ही होना चाहिए, मतलब इस फॉर्म के आखिरी दिन से पहले पहले का होना चाहिए। चाहे वो एज क्वालिफिकेशन हो या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो या दूसरी चीज़ें हो, ठीक है। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस यहाँ दिया है आपको, DSSP के वेबसाइट पे OTR जैसा ही प्रोसेस है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जैसा प्रोसेस है। एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सिर्फ हर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए अलग अलग फॉर्म डालना होता है। इस तरीके से अप्लाई होता है उस पोस्ट पर, ठीक है। मुझे उम्मीद है सबको सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे, 1 बाय 1 आप सारी चीज़ समझ रहे होंगे। हाउ टू अप्लाई बड़ा आसान है, रजिस्ट्रेशन का वीडियो आपको दिया था उसको देखें, उसके बाद DSSB के वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर लें जिस भी पोस्ट का अप्लाई करना हो, ठीक है। आप देखोगे 10th 12th पास की वैकेंसी आई है इसके अंदर, लोगों के लिए अच्छा चांस है, ले सकते हैं। पूरा इंडिया, पूरा देश इस पर एलिजिबल है, आप इंडिया कंट्री के किसी भी एरिया में हो आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये ली जाएगी, 100 रुपीज़ लेंगे। अगर कैंडिडेट महिला है और स्पेशली अगर महिला जनरल से है, किसी भी वर्ग से है, और स्पेशली अगर कोई SC ST और ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब और डिसेबिलिटीज़ में है, तो उनसे फीस नहीं होगी इसके ऊपर। यानी आपको फ्री में फॉर्म भी भरना है, फ्री में वैकेंसी मिल जाएगी, मतलब आप लोग फ्री में फॉर्म भर के एग्जाम निकाल कर वैकेंसियाँ लोगे। बाकी जो पुरुष लोग हैं स्पेशली अनरिजर्व्ड वाले, उन्हीं से फीस ली जाएगी। OBC और EWS वाले लोगों को फीस यहाँ पर जो है पे करनी है। पे ऑनलाइन होती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, गूगल पे और जितने भी ऑप्शन है उससे हो जाती है। एग्जामिनेशन स्कीम में आप देख लो, इस पोस्ट के लिए एक एग्ज़ाम कराएंगे ये लोग। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इन्होंने बोला है
ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ड्राइवर का पोस्ट लेने जा रहे हो तो ड्राइवर पोस्ट पर आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर एक ड्राइविंग करा के आपसे स्किल टेस्ट कराई जाएगी कि आपको ड्राइविंग आती है नहीं आती है, उसके बाद एक इंटरव्यू करके आपको जॉब मिल जाएगी। आपको बता दूँ आपके एग्जाम में इंग्लिश, हिंदी, जीके और करंट अफेयर और मैथ्स आएगी। 25-25 नंबर के 25-25 क्वेश्चन आने हैं टोटल। कैंडिडेट को कम से कम 50 मार्क्स टोटल में से लाने होंगे, सिक्योर करने पड़ेंगे। अगर वो जनरल से है, अगर वो रिजर्व है तो वो 45% मार्क्स भी ले आएगा, तब भी वो आगे बढ़ जाएगा ड्राइविंग टेस्ट के लिए। ठीक है, आप इतना ध्यान में रख सकते हैं। ड्राइविंग टेस्ट के लिए सिर्फ टोटल 15 टाइम, लोग जितनी वैकेंसी दी है उसके 15 टाइम लोगों को ही ड्राइविंग टेस्ट के लिए बैठाया जाएगा। ड्यूरेशन एग्जाम की 2 घंटे की है, आप देख सकते हैं जनरल वालों के लिए। और डिसेबिलिटीज वालों को 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है, यानी कि पर आवर पर 20 मिनट उनको एक्स्ट्रा मिलती है अगर आप डिसेबिलिटी में आते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसकी ये क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करते हो तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ड्राइविंग टेस्ट आपको अच्छे से निकालना जरूरी है, तभी आप आगे इंटरव्यू के लिए जा पाओगे। और शैल बी कंडक्टेड इन रियल ट्रैफिक कंडीशंस। ठीक है जी, ये असली ट्रैफिक कंडीशन के अंदर आपका जो है ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट होगा, तो आपको बिल्कुल सही से निकालना है। इंटरव्यू में आप देखोगे तो इंटरव्यू यहाँ पर 15 नंबर का होना है, और ये कंडक्ट कराया जाएगा बाय OOLD प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जज के द्वारा। यहाँ पर इंटरव्यू होगा। ठीक है जी, तो सेशन जज मतलब देखिए यहाँ पर जजों द्वारा, यहाँ पर जो जिले कोर्ट के जो जज हैं, बेसिकली सेशंस जज हैं, उनके द्वारा उनके हेडक्वार्टर्स के वहाँ पर कराया जाएगा। तो याद रखें, ये इंटरव्यू आपका मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको निकाल लेना सही से। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का जो होना है वो एग्जाम के बिहाफ पर और इंटरव्यू के बिहाफ पर होगा। ड्राइविंग टेस्ट हो या फिर स्किल टेस्ट हो, वो सिर्फ पास करना जरूरी है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है, याद रखना, तो सही से अपना एग्जाम निकालना। बुक बाइंडर पे आपका एग्जाम और इंटरव्यू होगा, सिलेबस यहाँ से देखें, मार्किंग वगैरह यहाँ से समझ लें। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ। चौकीदार पोस्ट पर जो लोग फॉर्म भर रहे हैं वो लोग यहाँ से सारी चीज़ें रीड करेंगे, अपने एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, सारी चीज़ें। इंटरव्यू से जुड़े जो पॉइंट है, स्वीपर और सफाई कर्मचारी के लिए भी एग्जाम होगा, तो सभी का एग्जाम होना है। सिलेबस बहुत ही आसान है, हिंदी इंग्लिश जीके और मैथ्स पूछ रहे हैं, यानी कि ये तो बहुत आसान सिलेबस है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, इंटरव्यू में आप यहाँ से समझ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। आपको बता दूं, टीयर 1 एमसीक्यू है, टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, टीयर 3 मतलब कि थर्ड फेज जो होगा रिक्रूटमेंट का वो स्किल टेस्ट का है, लास्ट स्टेज रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू का रहेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ये स्वीपर पोस्ट के लिए आप जाते हो तो स्वीपर पोस्ट को सिर्फ एग्जाम और इंटरव्यू निकालना है कैंडिडेट को, उसको वो पोस्ट मिल जाएगा। तो कुछ पोस्टें तो ऐसी है जो सिर्फ एग्जाम इंटरव्यू ले रही है, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के अंदर आप लोगों को बता दूं, आपका यहाँ पर एक एमसीक्यू एग्जाम भी रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, स्किल टेस्ट भी होगा, टाइपिंग टेस्ट इसके अंदर रहेगा, और इंटरव्यू भी होगा। मतलब डीईओ पोस्ट एक ऐसा पोस्ट है जिसके अंदर काफ़ी जो है लॉन्ग प्रोसेस होगा रिक्रूट करने के लिए। मतलब आपका एग्जाम भी लेंगे, वो टाइपिंग टेस्ट भी कराएंगे, इंटरव्यू भी कराएंगे, और एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी कराएंगे। समझ रहे हैं? तो याद रखें, इन सबको अच्छे से निकालें। एमसीक्यू में आपको बता दूं, यहाँ पर जो जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन के 60 एमसीक्यू 60 मार्क्स में, जनरल नॉलेज के 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स में, ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये डीईओ पोस्ट के बारे में लिखा है, उनका कैसा पेपर आएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट जरूर पास करना भाई, तभी आप आगे पहुंचोगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है हर पेपर में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इसी के अंदर। आपने टॉपिक देख लिए, यही टॉपिक आपको तैयार करने हैं। जिस भी पोस्ट पर 10 जिस भी पोस्ट पर जो भी क्वालिफिकेशन मांगी है उसी लेवल का सिलेबस रेडी करना है, ज़्यादा एडवांस भी नहीं जाना। जैसे आप देख रहे हो कि 12th पास की वैकेंसी है, तो आपको मास्टर लेवल की पढ़ाई नहीं करनी है, उसके लिए सिर्फ 12th पास तक का ही उस टॉपिक को तैयार करना है, जिससे कि एग्जाम निकल जाए, वैकेंसी मिल जाए। बाकी कुछ पॉइंट है, इसको रीड करना, नोट में कुछ पॉइंट है रीड करना। मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने बता दिया भाई, एग्जाम होना है और इन सब के बिहाफ पर सिलेक्शन होगा। आपको बता दूं, इसके अंदर सिलेक्शन सिंपल है, एग्जाम इंटरव्यू स्किल टेस्ट जैसी चीजें होकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन के पॉइंट आप एक बार रीड कर सकते हैं, वही चीजें लिखी हुई है। कट ऑफ की बात मैंने पहले ही बता दी कि भाई किसको कितने नंबर कम से कम लाने हैं मार्क्स एग्जाम में, वो ऊपर लिखा हुआ है, उसको देखकर समझ ले। कट ऑफ इन्होंने साफ दे दी गई है इसी के अंदर, उसको देख ले। रिजर्वेशन बेनिफिट की बात करता हूँ। अगर कोई कैंडिडेट ये कह रहा है अप्लाई करते समय कि मेरे को इसके अंदर SC ST OBC और जनरल का फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, वैकेंसियों के तौर पर, एज के तौर पर, या फिर
अप्लाई करने के लिए फीस के तौर पर। तो आपको बता दूं भाई, अगर आप पूरे इंडिया के SC ST हो, OBC EWS हो, तो डिसेबल्ड हो तब भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन याद रखें, अगर आप दिल्ली यूनियन टेरिटोरी के बाहर वाले एरिया के अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हो तो आपका रिजर्वेशन इसके अंदर नहीं है, आप जनरल से फॉर्म डालोगे। बाकी जितने भर के लोग हैं पूरे इंडिया देश में, उनको इसके अंदर रिजर्वेशन होंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, तो उनके रिजर्वेशन यहाँ पर होंगे, सिर्फ अनरिजर्व वालों को छोड़कर, क्योंकि अनरिजर्व तो नाम ही अनरिजर्व है, तो उनका तो कोई रिजर्वेशन है नहीं इसके अंदर। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो रिजर्वेशन बेनिफिट थोड़ा सा सही से पढ़े, इस सारे पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्लियर कर दिया है। अगर कोई ओबीसी है और अगर वो ओबीसी NSCL है और ओबीसी NCL वाला कैंडिडेट दिल्ली के बाहर का है तो उसको जनरल से ही फॉर्म डालना होगा, ठीक है, जनरल से ही फॉर्म डालना भाई। एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हो किसको कितना मिलेगा फॉर्म अप्लाई करते समय, जैसे आप ऊपर रीड कर रहे हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने की कितनी एज चाहिए, तो वो जो एज है उसके अंदर अगर आप SC ST हो 5 साल जोड़ो, अपर एज में OBC हो 3 जोड़ो, डिसेबल्ड हो तो 10 जोड़ो, और डिसेबिलिटी के साथ अगर SC ST हो तो 15 साल अपने उस एज में जोड़ो। तो ये आपको फायदे मिलेंगे अपर एज में अप्लाई करते हुए समय पर। नोट में कुछ पॉइंट है, इसको रीड करना हो करना, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए, इसको भी रीड कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट्स के लिए है, उसको भी आप रीड कर सकते हैं। एक्शन आपके खिलाफ हो जाएगा अगर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस सही से फॉलो नहीं करोगे, तो उसके लिए भी आपका क्या कुछ लिखा है, एक बार उसको यहाँ से सारा रीड कर ले। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तो कैसे करोगे, वो प्रोसेस इन्होंने यहाँ दे रखा है। और ये वाला रिक्रूटमेंट का एग्जाम अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ तो यहाँ पर आपका ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके रिजल्ट बनेगा। ये फॉर्मूला दोस्तों नॉर्मलाइजेशन इसको कहते हैं, जैसे यानी कि ये एक्चुअल मार्क्स नहीं होता। जैसे मान के चलो इस रिक्रूटमेंट में कोई कैंडिडेट गया और वो कैंडिडेट 100 में से, मान के चलो अगर 100 में से वो ला रहा है 40 मार्क्स, ठीक है, तो अगर इसी को परसेंटाइल में कन्वर्ट करेंगे तो हो सकता है ये 40 मार्क्स जो है वो 38.37 चले जाए या फिर ये 43.67 चले जाए। मतलब या तो मार्क्स जो आपके एक्चुअल में आ रहे होंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद वो बढ़ घट सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हर एक शिफ्ट के हिसाब से रिजल्ट बनता है, ना कि ऑल ओवर को देखते हुए। तो इसीलिए कहूँगा भाई याद रखें, अगर नॉर्मलाइजेशन लगना होगा इस रिजल्ट में, इस रिक्रूटमेंट के एग्जाम में, तो उन्हीं के लिए लगेगा अगर ये एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ तभी। अदरवाइज आपके सिंपल जो मार्क्स आ रहे होंगे उसी को देकर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन सिंपल सी बात है भाई, जो चीज़ आपको परसेंटेज वाइज मिल रही थी कि कितने मार्क्स कितने में से आए तो उसके हिसाब से आपकी परसेंटेज निकल गई। लेकिन परसेंटाइल अलग चीज़ है, परसेंटाइल एक नॉर्मलाइज स्कोर होता है, वो बेसिकली अलग अलग शिफ्ट का निकलता है, तो उसके लिए इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं। तो ये आप रीड कर लेना। तो पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, सिलेबस इसी के अंदर टॉपिक लिखे हुए हैं। आप कहोगे इसी के अंदर डिटेल्ड एक एक टॉपिक बताओ, तो भाई 10th 12th में इतने इसके अंदर डिटेल टॉपिक आप भी इंटरनेट पे ढूंढ सकते हो। और हालांकि ये तो बहुत आसान से टॉपिक है, ये तो बड़े आसानी से निकल जाएंगे, 2 घंटे भर में हो जाएंगे तैयार। मैं तो कहूँगा ये 1 घंटे के भी नहीं है, ये टॉपिक बहुत आसान से है टॉपिक, ठीक है जी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपका सेकंड नोटिफिकेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर लगभग 102 वैकेंसी आई हैं। ये 8वां रिक्रूटमेंट है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, यानी DSSB द्वारा, जो 20 मार्च को निकाला गया। 18 अप्रैल को फॉर्म बंद होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इसके अंदर आप देखोगे तो इन्होंने कहा है ऑनलाइन फॉर्म भरो। यहाँ पर रिक्रूटमेंट किसकी है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट है ऑफ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और फैमिली कोर्ट्स के अंदर रिक्रूटमेंट है। इसमें इस वाले में भी आपके कोर्ट्स के अंदर ही रिक्रूटमेंट, तो दोनों ही रिक्रूटमेंट कोर्ट वाली आई हुई है। जो कि मैं आपको बता दूं, पोस्टों का नाम रहेगा प्रोसेस सर्वर पोस्ट का नाम है। इसके अलावा आप लोगों का पियोन और ऑर्डरली और डाक पियोन ये पोस्टों के नाम है। अगर आपको लेने हो ले लेना, सिर्फ दिल्ली एरिया में आके आपको लेनी होंगी ये वैकेंसी। आप देखोगे तो यहाँ पर प्रोसेस सर्वर और पियोन, ऑर्डरली और डाक पियोन जैसे पोस्ट निकाले हैं। विभागों के नाम आप देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स हैं, जिसको फैमिली कोर्ट्स कह रहे हैं। इसके अलावा इनके सेशन कोर्ट्स हैं। ये सब कोर्ट्स के अंदर इन्होंने वैकेंसी निकाली है। सैलरी लेवल आप समझ सकते हैं। टोटल वैकेंसी आप देखोगे सबसे ज़्यादा इनको पियोन और डाक पियोन रिक्रूट करने हैं कोर्ट्स के अंदर, ठीक है। 92 पियोन रिक्रूट करने हैं इनको, पियोन और डक पियोन और ऑर्डरली जैसे पोस्ट पर इनको रिक्रूट करना है। ये पोस्टों के नाम है। 102 पोस्ट इन्होंने दी है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ से पोस्ट समझ लेना टोटल कितनी है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इसी के अंदर। अब मैं एक एक पोस्ट वाइज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अगर आप लोग प्रोसेस सर्वर अप्लाई करोगे पोस्ट पर फैमिली कोर्ट के अंदर, तो टोटल वैकेंसी 2 है। कैटेगरी वाइज आप देख लो, कैंडिडेट 10th पास चाहिए, सिर्फ कैंडिडेट 10th पास चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट जो है यहाँ पर
ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, उसके पास लॉ मोटर LMV मतलब हो जाता है लॉ मोटर व्हीकल, मतलब ऐसे व्हीकल जिसमें ज़्यादा हाई वोल्टेज का या हाई मोटर रिक्वायर्ड नहीं होती, लॉ मोटर रिक्वायर्ड होती है, उसके बिहाफ पर वो व्हीकल चल पाता है। ऐसे व्हीकल्स के लिए अलग लाइसेंस होते हैं। हाई मोटर व्हीकल मतलब जो ऐसे व्हीकल्स हैं, ऐसी गाड़ियाँ हैं जिस पर हाई मतलब ज़्यादा वोल्टेज वाली या ज़्यादा कंजम्पशन वाली मोटर लगाई जाती है, तो वो आ जाती है हाई मोटर व्हीकल। तो ये मोटर व्हीकल्स अलग अलग होते हैं। आपको पता है कि गाड़ियों में मोटर लगा देते हैं, उसके बाद वो चलती है। तो वही कह रहा हूँ कि LMV आपके पास लाइसेंस हो, इसके अलावा 2 साल का आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अनब्लेमिश्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस 2 साल का, और कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए। तो उसको एक पोस्ट मिलेगी, सैलरी 25 से लेकर 80,000 के बीच, यानी 30,000 रुपये उसको शुरुआत में ही मिलने लगेंगे इस पोस्ट पर। एज उसकी 18 से 27 के बीच होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट, अगर आप प्रोसेस सर्वर का पोस्ट अप्लाई कर रहे हो, ये फैमिली कोर्ट को हटा दें इसके अंदर से, और ये फैमिली कोर्ट के अलावा अगर आप देखते हो तो आप देख सकते हो कि एक ही इनको कैंडिडेट चाहिए। कैंडिडेट 10वीं पास, 10th क्लास और LMV जैसा उसके पास लाइसेंस और 2 साल का एक्सपीरियंस उसका ड्राइविंग के अंदर चाहिए, और उसको सैलरी भी सेम मिलेगी। एज भी आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, पियोन और डार्क पियोन की पोस्ट में आपको बताया तो टोटल 7 निकाली है इन्होंने फैमिली कोर्ट्स के अंदर, जिसके लिए इन्होंने सैलरी बता दी, एज बता दी, कैंडिडेट 10th पास हो। सेम वही पियोन और डार्क पियोन अगर पोस्ट चाहिए आपको सेशन कोर्ट्स के अंदर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, स्पेशली इसमें फैमिली कोर्ट्स इंक्लूड नहीं है, तो 92 यहाँ पर टोटल लोग रिक्रूट होंगे पियोन और डार्क पियोन जैसे पोस्ट पर। कैटेगरी वाइज आप देख लेना, कैंडिडेट 10th पास चाहिए इनको, और सिर्फ 10th पास चाहिए। सैलरी इन्होंने बता दी। इस वाले देखिए, ये वाला पोस्ट काफ़ी अच्छा है, जिसको लेना हो ले लेना, क्योंकि इसमें आपके 90 लोग रिक्रूट होंगे। कैंडिडेट की सैलरी 22,000 से शुरू हो जाएगी, यानी करीबन 25,000 रुपये पर मंथ लेगा यहाँ से। पूरे 30 दिन में उसको 25,000 रुपीज़ मिल रहे होंगे। ये गैजेटेड पोस्ट नहीं होता है। 18 से 27 के बीच उसकी एज होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस उससे हमको चाहिए ही नहीं। सिर्फ वो 10th पास कर गया है किसी भी बोर्ड से तो फॉर्म भर दे। वो दूसरे कंट्री में भी जाके पढ़ के आ गया है 10th को, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो 10th पास है तो फॉर्म भर दे, उसको पोस्ट हम दे देंगे। लेकिन इंडिया का सिटीजन होना जरूरी रहेगा उसके लिए, इस बात का उसको ध्यान रखना है। कैटेगरी इन्होंने दे दी है डिसेबिलिटी वालों की, सारी बता दिया है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी को हम क्या कह रहे हैं और उसकी फुल फॉर्म क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ इंडिया के लोग ही फॉर्म डालेंगे, और आपकी क्वालिफिकेशन और ये सारी चीज़ें जो रहेंगी उसकी कट ऑफ डेट 18 अप्रैल रखी गई है। अप्लाई करने का प्रोसेस इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, उसको एक बार रीड कर ले, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फीस आपसे 100 रुपीज़ चार्ज होगी फॉर्म पर। अगर आप महिला हैं और अगर आप रिजर्वेशन की कैटेगरी के पुरुष भी हैं तो आपसे फीस चार्ज नहीं होगी, लेकिन अगर आप जनरल या फिर अनरिजर्व के पुरुष हैं तो आपसे फीस 100 रुपीज़ चार्ज होगी। ठीक है, एग्जामिनेशन स्कीम बता देता हूँ। प्रोसेस सर्वर के पोस्ट के लिए आपको एक एग्जाम निकालना है, ड्राइविंग टेस्ट निकालना है, इंटरव्यू निकालना है। एग्जाम का सिलेबस राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, इसमें कितने नंबर लाने जरूरी है वो भी आप देख सकते हैं। ड्राइविंग टेस्ट आपको निकालना जरूरी है। ये रियल ट्रैफिक कंडीशंस के बीच में आपका ड्राइविंग टेस्ट कराया जाएगा, मतलब जो असलियत में ड्राइविंग होती है रोडों पर, वहाँ पर रियल ट्रैफिक, असली ट्रैफिक के बीच में आपको भेजा जाएगा और कहा जाएगा अब ये ड्राइविंग टेस्ट करके दिखाओ, वह वैसा रहेगा ये ड्राइविंग टेस्ट। ठीक है जी, रियल। और ये इसीलिए है क्योंकि जब आपकी वैकेंसी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, तो आपसे जब वो ड्राइविंग करवा रहे होंगे, जब आप ड्राइवर का ड्राइविंग कर रहे होंगे उस पोस्ट पर, तो तब आप रियल में कर रहे होंगे। ठीक है, इसीलिए लोग रियल ट्रैफिक कंडीशन के बीच में आपका ये ड्राइविंग टेस्ट करा रहे हैं। इंटरव्यू उन्होंने बता दिया है, इंटरव्यू इसमें होगा 15 नंबर का होगा। उसमें क्या पूछ रहेगा इंटरव्यू में, आपको करना क्या है कि आप लोगों को ध्यान से थोड़ा ड्राइविंग के बारे में, अपनी पोस्ट से जुड़ी हुई चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है, जिससे कि आप लोग आसानी से इंटरव्यू निकाल दो। प्रोसेस सर्वर पोस्ट अगर आप लेने जाते हो फैमिली कोर्ट्स के अंदर, तो आपका एग्जाम, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। एग्जाम का सिलेबस राइट साइड में लिखा है, इसको देखें, पूरा समझें, कितने नंबर लाने जरूरी है ये सब समझें। तो ये सारे पॉइंट आपके यहाँ लिखे हुए हैं, तो एक एक पोस्ट का आप पूरा सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ से समझ सकते हैं। ये सब चीज़ें लिखी है। पोस्ट प्रेफरेंस अगर मान के चलो, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें आप देखोगे पियोन और ऑर्डरली और डाक पियोन जैसे पोस्ट है। आप कहोगे इन पोस्टों में से हमें ये तो बताओ कि हम फॉर्म जब भरने जा रहे हैं तो हमें तो यहाँ पर प्रेफरेंस जैसा ऑप्शन मिल नहीं रहा। तो आपको बता दूँ, ये प्रेफरेंस फॉर्म कब भरना होता है, टेकन टाइम ऑफ इंटरव्यू बाय द यूजर डिपार्टमेंट, इन केस इट इज नॉट देयर इन केस। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस नोटिफिकेशन में काफ़ी सारे पोस्ट हैं अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट अगर एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना चाह रहा है, मतलब देखिए अगर वो कैंडिडेट देख रहा है कि इन सब पोस्ट पर एक ही ऑप्शन उसको मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए, तो आपको बता दूं भाई, डिटेल्ड प्रेफरेंस फ्रॉम कैंडिडेट फॉर द पोस्ट इन द
विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मतलब जैसे ही आप इस रिक्रूटमेंट का एग्जाम, स्किल टेस्ट, ये सारी चीज़ें निकाल लोगे और जब आप इंटरव्यू तक पहुंच जाओगे तो इंटरव्यू लेने से पहले ये लोग ऑनलाइन में आपसे कहेंगे कि भाई अपनी प्रेफरेंस फॉर्म भर दो इंटरनेट पे जाकर, अपने DSSC वेबसाइट पर जाकर कि कौन सी पोस्ट इन सब में से आपको चाहिए। तो आप अपनी प्रेफरेंस दोगे कि पहले मुझे पियोन चाहिए, फिर मुझे प्रोसेस सर्वर चाहिए, फिर आप कहोगे ऑर्डरली चाहिए। इस तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस दोगे ऑनलाइन में। जब आपका इंटरव्यू होने वाला होगा उसी समय पर या तो ये आपको इंटरव्यू के समय पूछ लेंगे प्रेफरेंस, या फिर ये आपसे इंटरव्यू के समय आपसे ऑनलाइन में कह देंगे कि अपनी प्रेफरेंस डाल दो कौन सी पोस्ट चाहिए, और फिर आप उस प्रेफरेंस के बिहाफ पर अपनी पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि कैंडिडेट देख रहा है कि इतनी सारी पोस्ट इन्होंने निकाली है, लगभग 5 से 6 पोस्ट निकाली है, और हमें ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई पोस्ट चुनने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो ऑप्शन आपको इंटरव्यू में पहुंचने वालों को ही मिलेगा। जैसे ही आप इंटरव्यू पहुंच जाओगे, इंटरव्यू के समय आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए, तो प्रेफरेंस वहां देनी है। ठीक है जी। मोस्ट मोड ऑफ सिलेक्शन आप समझ चुके होंगे, एग्जाम, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और उसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है जी। तो बहुत आसान प्रोसेस है, इसको निकालें और इस वैकेंसी को लें। पूरे इंडिया से कहूँगा इस वैकेंसी को जरूर लें, इसको मिस ना करें। ठीक है जी। ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी। रिजर्वेशन किसको मिलेगा? पूरे इंडिया के कैंडिडेट को इन वैकेंसियों पर रिजर्वेशन रहेगा। जो लोग अदर स्टेट से आ रहे हैं, अदर यूनियन टेरिटोरी से दिल्ली में जा रहे हैं इस वैकेंसी को लेने, उनका रिजर्वेशन रहेगा। लेकिन अगर कैंडिडेट दिल्ली के बाहर का ओबीसी है, और वो भी ओबीसी में NSCL है, नॉन क्रीमी लेयर है वो, तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये पहले से ही रूल फाइनल है कि उसको नहीं मिलता है रिजर्वेशन। ये गवर्नमेंट ने पहले ही बताया हुआ है कि आपका नहीं है रिजर्वेशन। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर दिल्ली के बाहर से जाओगे दिल्ली में, तो आपका रिजर्वेशन नहीं होता है, आप जनरल से लोगे वैकेंसियों को। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। देखिए, ओबीसी रिजर्वेशन बेनिफिट शैल बी ओनली दोज कैंडिडेट हु हैज पोजीशन ओबीसी। देखिए लिखा हुआ है, आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया है तो ही आपका रिजर्वेशन है, बाहर से बना है तो नहीं है। ये चीज़ क्लियर बता रहे हैं। ये सब पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। कैंडिडेट अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, नॉन क्रीमी लेयर से, और उसका सर्टिफिकेट अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया है तो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं वही कहूँगा कि आपका सर्टिफिकेट अगर आपको यहाँ पर एक्सेप्ट, देखिए ओबीसी आउटसाइड कैंडिडेट ट्रीटेड एज जनरल। ठीक है जी। एंड दे मस्ट अप्लाई जनरल। देखिए आप यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है, मैं खुद से कुछ नहीं बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ओबीसी आउटसाइडर्स के लिए इन्होंने साफ साफ बोल रहा है आप जनरल से फॉर्म डालो, आपको वैकेंसी तो मिलेगी लेकिन जनरल से मिलेगी। मतलब कोई फायदा नहीं होगा रिजर्वेशन का, आपको फीस फॉर्म की भी देनी है। इसके अलावा आपकी जो वैकेंसी आप लोगे वो जनरल वालों की लोगे, ना कि रिजर्वेशन वालों की। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें। डिसेबिलिटी वाले ऐसे लोग भी होंगे जो अपना एग्जाम किसी सेकेंडरी पर्सन से करवाना चाह रहे होंगे, क्योंकि उनके पास ये डिसेबिलिटी है, अपना एग्जाम नहीं लिख सकते। तो ऐसे लोग स्क्राइब की व्यवस्था को अरेंज कर सकते हैं, सेकेंडरी पर्सन से अपना एग्जाम करवा सकते हैं। स्क्राइब से जुड़े हुए पॉइंट इन्होंने यहाँ पर लिख रखे हैं, उसको एक बार आप अच्छे से देख लेना। देखिए, द प्रेस्क्राइब ड्यूरेशन, अवेलेबिलिटी, द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब आर नोट। देखिए स्क्राइब के बारे में इन्होंने क्लियर बोला है। आप कहोगे कि भाई स्क्राइब के बारे में इन्होंने दिया नहीं, तो इन्होंने साफ दिया है कि जो भी कैंडिडेट डिसेबिलिटी से बिलोंग कर रहे हैं और लिमिटेशन है कि वो अपना एग्जाम खुद नहीं कर सकते, उन्हीं लोगों को जो है कंपनसेटरी टाइम मिलेगा। मतलब जो आपका 20 मिनट पर आवर पर एक्स्ट्रा मिलना है डिसेबिलिटी वालों को एग्जाम लिखने में, वो सिर्फ उन्हीं को मिलना है जो लोग डिसेबिलिटी से हैं। इसके साथ साथ वो लोग अपना एग्जाम खुद नहीं लिख सकते हैं और अपना एग्जाम किसी सेकेंडरी पर्सन से, बेसिकली जिसको हम स्क्राइब कहते हैं, उससे करवा रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ठीक है जी, बाकी नहीं मिलेगा। जैसे आप अगर डिसेबिलिटी में हो और आप अगर किसी एग्जाम नहीं करवा रहे, खुद ही अपना एग्जाम दे रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा समय नहीं मिलेगा। आपका समय उतना ही है जितना सब लोगों को एग्जाम में मिल रहा है। ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंट है, आप यहाँ से एक बार थोड़ा सा इसको रीड करेंगे, यही चीज़ थी। तो मैंने स्क्राइब वाला भी क्लियर कर दिया है। आप अपनी जो हायर एज है पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, जो 27 एज बता रहे हैं, उसके अंदर 5 साल जोड़ो। अगर आप ओबीसी हो 3 जोड़ो, डिसेबिलिटी हो तो 10, इस तरीके से ऐड कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रहेगा। ये सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं, इसको रीड करना। जनरल इंस्ट्रक्शन आपके लिए दिए हैं फॉर्म पे अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्शन लिखे हैं आपके अगेंस्ट होंगे DSSP द्वारा, अगर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को सही से फॉलो नहीं करोगे। ठीक है जी। फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, फाइनल कैंडिडेट सिलेक्ट कैसे होगा? तो कैंडिडेट एग्जाम निकालने वाला कैंडिडेट और इंटरव्यू में जो पास कर जाएगा उसी के नंबर के बिहाफ पर उसका सिलेक्शन होगा। ड्राइविंग टेस्ट हो या स्किल टेस्ट हो,
स्किल टेस्ट हो या ड्राइविंग टेस्ट हो, वो आप लोगों के मार्क्स में नहीं जुड़ेगी, उसको सिर्फ पास कर देना और वहीं से आप लोग क्लियर हो जाओगे अगले राउंड के लिए। ठीक है, तो वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर। फॉर्म भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ प्रोसेस लिखे हैं, वो आप यहाँ से रीड कर लेना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर आपका इसी रिक्रूटमेंट पे एग्जाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा नॉर्मलाइजेशन का, जिससे कि आपके मार्क्स कैलकुलेट करके निकाले जा सके कि कितने मार्क्स बन रहे हैं कैंडिडेट के। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला हो चुका है। सिलेबस आपने ऊपर देख ही लिया, टॉपिक आपने समझ लिए, एज लिमिट, सैलरी समझ ली, पोस्ट पर काम क्या होगा आप भी जानते हो कि पियोन, पियोन क्या काम करता है, बुक बाइंडर आप पोस्ट के नाम से ही समझ रहे होगे क्या काम करना होगा इसको, प्रोसेस सर्वर के पोस्ट के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे क्या काम करना होगा। कैंडिडेट आप देख सकते हैं सिर्फ 10th और 12th पास की वैकेंसी है। कहीं ना कहीं आप देखोगे ज़्यादातर वैकेंसी सिर्फ 10th पास की निकाली गई है, 12th तक भी नहीं गए ये लोग, सिर्फ 10 तक की वैकेंसी निकाली हुई है। ठीक है जी, तो इस तरीके से पूरे दोनों नोटिस डिस्कस हो गए हैं। टोटल 142 वैकेंसी ये दोनों नोटिस के अंदर मिलाकर आई हैं। और अगर मैं बात करूँ जनरल में, तो जनरल में अगर टोटल बात करूँ तो आपकी दिल्ली एरिया में लगभग गवर्नमेंट्स के अंदर, गवर्नमेंट विभागों में 15,000 वैकेंसी हैं, जिसमें से अभी करेंटली 2060 वैकेंसियों के फॉर्म अभी चल रहे हैं जो कल से ओपन हुए हैं, जिनके फॉर्म 17 अप्रैल को बंद होंगे। बाकी 4 नोटिस के फॉर्म पहले ही बंद हो गए थे, जिसको लेकर हम काफ़ी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके दिल्ली वालों का डेटा मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आप अप्लाई करने जाते हो तो आप इसी पर आओगे तो आपको दिखेगा, इन्होंने बोला है आपको अप्लाई करने के लिए जाना पड़ेगा यहाँ पर, इस लिंक पर, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ आप आ जाओगे। यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपको यहाँ पर देखिए कौन कौन से फॉर्म अभी करेंटली चल रहे हैं। तो आप देखिए सारे फॉर्म अभी वो हैं जो अभी चल रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। तो इस पर आप क्लिक करके फॉर्म भरने जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना होगा इस तरीके से, और आप देखोगे ये एरर मुझे दिखा रहे हैं। एक बार मैं इसको इस तरीके से करके और फिर एक बार ऐसे क्लिक करता हूँ तो अब दोबारा हम आएंगे उसी पेज पर। देखिए यहाँ से अपना फॉर्म भर लो पूरा और जाकर अप्लाई कर देना। अब मैं आपको बता दूँ दोस्तों, कुछ लोग कहेंगे ये जो दिल्ली DSSB की वैकेंसी है वो सारी सरकारी होती हैं या कुछ प्राइवेट भी हो सकती हैं। तो आप देखोगे जैसा कि मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि जो DSSB की जो जितनी भी जॉब हैं, ऑल जॉब्स गवर्नमेंट और नॉट, तो इन्होंने एक मेरे को आगे क्लैरिफिकेशन दिया है। यस, हाँ भाई, जितनी भी DSSB जॉब देता है, गवर्नमेंट्स देता है, सारी सरकारी जॉबें देता है। देखिए क्योंकि ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, कंडक्ट कराता है रिक्रूटमेंट्स को, एग्जाम्स को, मतलब जॉब देने के लिए एग्जाम करवाता है फॉर वेरियस पोस्ट, मतलब अलग अलग तरह की पोस्टों पर। जो भी दिल्ली, पूरे दिल्ली एरिया में जितने भी विभाग चल रहे हैं सरकार के, दिल्ली गवर्नमेंट के, उसके अंदर लोगों को रिक्रूट करके भेजता है। यानी जब सरकार के विभाग है तो सरकारी ही जॉब होगी, ये तो आपको क्लियर ही होना चाहिए। वैसे इन्होंने यहाँ पर भी बता दिया। ज़्यादातर इसके अंदर ग्रुप बी और सी के पोस्ट होते हैं। आप देखोगे मैंने नोटिफिकेशन में भी दिखाया था कि ग्रुप सी के वैकेंसी हैं ये वाले। कुछ इससे पहले ग्रुप बी और ए वालों, ग्रुप ए वालों के भी हमने डिस्कस किए हैं। तो ये सब पोस्टें निकाली जाती है इस तरीके से। आप देखोगे TGT हो, PGT हो, काफ़ी सारे पोस्ट पर रिक्रूटमेंट करवाई जाती है दिल्ली में। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछो तो पूरे साल भर में अगर DSSB अगर मेरे से पूछो कितनी वैकेंसी निकाल देता है, अगर मैं 2024 की बात करूं तो अभी तक तो 15,000 वैकेंसी इन्होंने दे दी हैं। आप मान सकते हो कि ये 2024 ईयर में लगभग 40,000 प्लस वैकेंसी आपकी चली जाएंगी। हाँ, पूरे ईयर एंड तक। इस साल आप मान सकते हो दिल्ली में 40,000 प्लस लोगों की जॉब रिक्रूट हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, 15,000 वैकेंसी इनकी आ गई है शुरू के 3 महीने में। ठीक है, आगे के अगर आप 8 महीने भी देखते हो 2024 के, अगर हम मान के चले कि अगले 3 महीने में 15,000, उसके अगले 3 महीने में 15,000, इस तरीके से अगर हमारे पास अभी हम देखें तो 8 महीने अगर पूरे साल के हमारे पास बच भी रहे हैं 2024 में, तो आप देखोगे कि 15,000 वैकेंसी इन्होंने यहाँ निकाल दी है। और 8 महीने में अगर मैं मान के चलूँ कि जब ये लोग शुरू के 4 महीने में ही 15,000 वैकेंसी दे रहे हैं, यानी कि बाकी के 8 महीने में भी अगर ये लोग टोटल 15,000 से लगभग 30,000 हो जाती हैं 2 बार की, और इतनी नहीं भी आती हैं मान के चलो, अगर 25,000 वैकेंसी भी अलग से आ जाती है 8 महीने में, तो 40,000 वैकेंसी आपकी रिक्रूट हो जाएंगी दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब में। यानी 15,000 तो गवर्नमेंट जॉब आ ही गई, बाकी भी और आई जाएंगी। तो लगभग 15,000 सरकारी जॉबें यहाँ आ रखी हैं, जिसके ऊपर अभी सिर्फ 2,000 वैकेंसियों पर फॉर्म चल रहे हैं, बाकी 13,000 वैकेंसियों के फॉर्म बंद हो गए हैं। ठीक है, यही था नोटिफिकेशन का इस पूरा वीडियो में। कोई डाउट हो कमेंट में बताना, और इस जानकारी को पूरे दुनिया भर में शेयर करना, और लाइक करना, सब्सक्राइब वगैरह करना। चलिए मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।